डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नंबर 3 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और लार ग्रंथि, श्लेष्मल ग्रंथि, जठर ग्रंथि इन सभी का स्टडी कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को, जिसके अंतर्गत छोटी आंत, लीवर, अग्नाशय और आंत ग्रंथियाँ सम्मिलित है। इन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझ लेते हैं कि छोटी आंत में पाचन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। चौड़ाई की बात करें तो ये होती है 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना आप लोगों को, लंबाई 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगर पूछे कि इसकी आकार कैसी होती है, तो इसकी आकार बेलनाकार होती है। आप इसमें देखिए, ये सब जो है छोटी आंत है। इसको अगर आप सीधा कीजिएगा तो आप पाइएगा कि यह बेलनाकार है। तो छोटी आंत का आकार हो गया बेलनाकार। और ये बात मैं आपको कई वीडियो से बता रहा हूँ कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो ये है छोटी आंत। ठीक है। अब छोटी आंत के भागों को हम लोग समझ लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो आप बताएंगे कि 3 भाग होते हैं। इसका जो पहला भाग होता है, इसको हम लोग डुडेनम या फिर ग्रहणी बोलते हैं। आपको याद हो गया होगा, छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? डुडेनम यानी कि ग्रहणी। ये इसको फिगर में देखिए, यहाँ पर देखिए अमाशय खत्म हुआ और अमाशय के बाद जो ए वाला हिस्सा शुरू हो रहा है, जहाँ मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, यही क्या है आपका? यही डुडेनम है, ग्रहणी है। तो यह हो गया छोटी आंत का पहला भाग। अब हम लोग दूसरे भाग की बात कर लेते हैं, जो कि बीच वाला भाग है, मध्य भाग है। तो छोटी आंत का जो मध्य भाग होता है उसको जेजुनम बोला जाता है। ये देखिए यहाँ छोटी आंत जो अंदर जाते हुए आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, यही मध्य भाग है इसका। और इसी मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? जेजुनम बोलते हैं। फिर छोटी आंत के अगर अंतिम भाग की बात करें, तो इसे हम लोग इलियम के नाम से जानते हैं। ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब के सब क्या है? ये सब इलियम है। देखिए ये जो है, इसको छोटी आंत नहीं समझना है, ये बड़ी आंत है। इसके अंदर जो है ये सब क्या है? छोटी आंत। और छोटी आंत का कौन सा भाग? इलियम। तो छोटी आंत के कितने भाग हो गए? 3। पहला भाग क्या हो गया? इधर ये पहला भाग हो गया, इसको डुडेनम बोलते हैं। ये बीच का भाग हो गया, जिसे कि जेजुनम बोलते हैं। और ये हो गया अंतिम भाग, जिसे कि हम लोग इलियम बोलते हैं। तो अब हम लोग छोटी आंत की बेसिक बातों को समझने के बाद इसमें पाचन किस तरह से होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले भाग में पाचन देखेंगे। पहले भाग का नाम क्या है? ग्रहणी। तो ग्रहणी में पाचन यानी कि डाइजेशन इन डुडेनम। तो देखिए, ग्रहणी में पाचन जो होता है उसमें किस तरह से होता है? तो ग्रहणी में पित्ताशय से पित्तरस एवं अग्नाशय से अग्नाशीय रस आकर मिलते हैं। आपको याद रखना है, ये जो ग्रहणी हिस्सा है, छोटी आंत का ही यह हिस्सा है, इस हिस्से में 2 तरह के रस आकर मिलते हैं। एक हैं पित्तरस और दूसरे हैं अग्नाशयी रस। कोई आपसे पूछेगा कि पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो आप बताएंगे पित्ताशय से निकलता है। अगर पूछेगा कि अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है, तो आप बताएंगे कि अग्नाशय से निकलता है। अब पित्त रस के विषय में कुछ बातों को समझिए। तो पित्त रस जो होता है उसका निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ये देखिए, ये जो बड़ा सा आप लोग को दिख रहा है, यही यकृत है। और इसी यकृत में, इसी लीवर में किसका निर्माण होता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है। और ये जो पित्त रस जो बनता है, ये देखिए इसी के बगल में एक छोटा सा हरे कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है? ये है पित्ताशय। इसी पित्ताशय में जाकर पित्त रस संचित रहता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। पूछेगा आपसे कि पित्त रस कहाँ बनता है, आप बताएंगे लीवर में। फिर पूछेगा कि पित्त रस कहाँ संचित रहता है, तो आप बताएंगे पित्ताशय में। इसी पित्ताशय से पित्त रस निकल कर कहाँ आता है? तो यह छोटी आंत के पहले भाग आप देख रहे होंगे, यहाँ पर
देखिए पतली पतली जो है एक नली है, और ये नली कहाँ खुल रही है, तो ये नली जाकर खुल रही है आपको छोटी आंत के पहले भाग यानी कि ग्रहणी में। तो इस तरह से पित्तरस कहाँ पहुँच गया, ग्रहणी में पहुँचा। अब इसका पीएच मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि पित्तरस का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, आपको पता होना चाहिए कि पित्तरस का पीएच मान 7.7 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक क्षारीय द्रव है। पित्तरस कैसा द्रव हो गया, क्षारीय द्रव। आप सभी को पता है कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो सबके सब क्षारीय होते हैं। तो इस तरह से पित्तरस जो हो गए वो क्षारीय हो गए। अगर इसके कलर की बात करें तो यह पीले हरे रंग का होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है कि पित्तरस जो होता है वह पीले हरे रंग का होता है। अब पित्तरस के काम को समझिए। पित्तरस क्या करता है कि काइम को क्षारीय बनाता है। अब काइम आप लोगों को याद होगा, मैंने पढ़ाया था कि सबसे पहले भोजन का पाचन मुख गुहा में होता है, और मुख गुहा में जो भोजन पचता है उसको हम लोग बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। फिर ये जो बोलस है यह ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुँचता है, ये अमाशय में पहुँचता है, और फिर अमाशय में भोजन का पाचन होता है, और जो अमाशय में भोजन पच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, मुख गुहा में पचा भोजन बोलस कहलाता है, और अमाशय में जो भोजन पचता है उसको काइम कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि भोजन शुरू में बहुत मोटा होता है, जब आप मुंह में रखते हैं उसमें तो बहुत मोटा होता है, जब उसको चबा कर थोड़ा सा पतला करते हैं तो उसको बोलस कहते हैं। बोलस जब थोड़ा और पतला होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और काइम कहाँ पचा हुआ भोजन है, तो यह अमाशय में पचा हुआ भोजन है। फिर उसके आगे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, ग्रहणी में पाचन हो जाता है, तब काइम और पतला हो जाता है, और इसको काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काइल। ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। पूछेगा आपसे कि मुख गुहा में पचा भोजन, तो आप बताएंगे बोलस, अमाशय में पचा भोजन तो काइम, और छोटी आंत में पचा भोजन तो काइल। इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो यह जो है पित्तरस क्या करता है, काइम को क्षारीय बना देता है। आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ये अमाशय में जो भोजन जो था वह आया था जब शुरू में, तो यह क्या था, क्षारीय था। मुख गुहा से पचकर जब आया था तो क्या था, शुरू में यह क्षारीय था। उसके बाद फिर जब यह अमाशय में आया तो अमाशय में HCl है, और HCl क्या किया, इसको क्षारीय से अम्लीय बना दिया। ठीक है, तो क्षारीय से यह अम्लीय हो गया था। फिर यह अम्लीय भोजन जब छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में गया तो पित्तरस क्या करता है, इसको फिर से क्षारीय बना देता है। तो पहले क्षारीय, फिर अम्लीय, और फिर लास्ट में क्षारीय ही भोजन बन जाता है। तो पित्तरस का एक काम यह हुआ, यह काइम को क्या करता है, क्षारीय बना देता है। अब देखिए पित्तरस जो होता है इसमें 2 लवण पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में कि पित्तरस में कौन से लवण पाए जाते हैं। तो इन 2 लवण का नाम याद रखना है। पहला है सोडियम ग्लाइकोलेट, याद रखना है, सोडियम ग्लाइकोलेट। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है सोडियम टोरोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट ये 2 तरह के लवण कहाँ पाए जाते हैं, पित्तरस में पाए जाते हैं। ये दोनों करते क्या है, तो ये दोनों लवण वसाओं का विखंडन एवं पायसीकरण करते हैं। याद रखना है आप लोगों को, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट क्या करते हैं, ये जो वसा होता है उसको विखंडन करते हैं और फिर उसका पायसीकरण करते हैं। अंग्रेजी में इसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ग्रहणी में वसाओं का विखंडन या फिर पायसीकरण कौन करता है, तो आप इन दोनों लवण का नाम बता दीजिएगा, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। यह किस में रहता है, यह पित्तरस में रहता है। तो पित्तरस के मुख्य रूप से 2 काम हो गए। पहला कि यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, और दूसरा कि यह वसाओं का विखंडन एवं पायसीकरण करता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य बातों को भी समझते हैं। अब देखिए ग्रहणी में पाचन किस तरह से होता है,
इसको समझिए। तो ग्रहणी में पाचन देखिए लिखा हुआ है कि अग्नाशयी रस में एमाइलेज, ट्रिप्सिन तथा लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए ये जो ग्रहणी है इसमें ये पित्ताशय से पित्त रस गया है, और ये देखिए जो पीला कलर का आप लोगों को दिख रहा है यह क्या है, यही है अग्नाशय, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं। इस पैंक्रियाज से क्या जाता है इसके अंदर जाता है अग्नाशयी रस, और अग्नाशयी रस जो होता है उसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। आपको याद रखना है नाम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इसको आप TAL टाल से याद रख सकते हैं। T से होगा ट्रिप्सिन, A से एमाइलेज और L से लाइपेज। तो अग्नाशयी रस में कितने तरह के एंजाइम हो गए, 3 तरह के एंजाइम हो गए। अब ये तीनों एंजाइम किस तरह से भोजन का पाचन करता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एमाइलेज एंजाइम को समझिए। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि जो भोजन में उपस्थित स्टार्च और ग्लाइकोजन है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आगे मैं पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट के विषय में, तो उसमें बताऊंगा कि स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है और ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में बदलता है ना। तो इन दोनों का, स्टार्च और ग्लाइकोजन का पाचन कौन करता है, माल्टोज। अब आप में से कुछ विद्यार्थियों के मन में चलेगा कि सर मैंने आपका पहला वीडियो देखा है जिसमें आपने मुख गुहा में पाचन पढ़ाया था, और उसमें भी बताया था कि स्टार्च का पाचन होता है, और उस स्टार्च का पाचन कौन करता है, टाइलिन करता है, और टाइलिन का नाम भी आपने एमाइलेज दिया था। तो देखिए आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ मुख गुहा में भी जो लार होता है उस लार में एमाइलेज या फिर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और यह भी स्टार्च का पाचन करता है। लेकिन कुछ स्टार्च फिर भी बचा हुआ रह जाता है, और उस बचे हुए स्टार्च का पाचन कौन करता है, एमाइलेज। और यह एमाइलेज कहाँ वाला एमाइलेज है, जो अग्नाशयी रस में पाया जाता है वो वाला एमाइलेज है। तो एमाइलेज का काम क्या होगा, यहाँ पर स्टार्च और ग्लाइकोजन को पाचन करना, और पाचन करके क्या बनाना, माल्टोज बनाना। ये एमाइलेज का काम हो गया। अब ट्रिप्सिन को देखिए। ट्रिप्सिन क्या करता है, यह पेप्टोन का पाचन करता है। याद कीजिए पार्ट नंबर 2 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अमाशय में जो पाचन होता है उसमें प्रोटीन पाचित होकर पेप्टोन में बदल जाता है। पेप्सिन एंजाइम मैंने पढ़ाया था, अमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकला था, और वह पेप्सिन एंजाइम क्या किया था, प्रोटीन को पाचन करके पेप्टोन बना दिया था। अब फिर देखिए ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इस पेप्टोन का पाचन करता है, और पाचन करके पेप्टोन को किस में लेता है, पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में। तो समझ गए ट्रिप्सिन का काम क्या हुआ, पेप्टोन का पाचन करना। पेप्टोन क्या है, तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है, और पेप्टोन जब पाचित होता है तो क्या बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड। अब लाइपेज को समझिए। एमाइलेज हम लोगों ने देख लिया, ट्रिप्सिन देख लिया, बात आती है लाइपेज की। तो लाइपेज क्या करता है, पायसीकृत वसा। पायसीकृत वसा अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ जो पित्त रस है यह वसा का क्या करता है, पायसीकरण करता है। तो वसा का जब पायसीकरण हो जाता है तो जो बचा हुआ वसा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायसीकृत वसा बोलेंगे। तो यह जो पायसीकृत वसा है उसका पाचन कौन करता है, लाइपेज नामक एंजाइम। किस में करता है, तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। आपको याद रखना है लाइपेज पायसीकृत वसा का पाचन वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कर देता है। इस तरह से ग्रहणी में पाचन संपन्न हो गया, और जब ग्रहणी में पचा हुआ भोजन होता है वह बाद में क्या कहलाता है, वह काइल कहलाता है। याद रखना है कहीं कहीं चाइल लिखा हुआ भी मिलेगा, CHYLE होता है। कुछ पुस्तक में चाइल लिखा रहता है, कुछ में काइल लिखा रहता है। तो ग्रहणी में पचा भोजन क्या कहलाया, चाइल या फिर काइल। इस तरह से ग्रहणी में पाचन हुआ। अब यह भोजन जो है जेजूनम से होते हुए इलियम में जाएगा, और इसी इलियम में पाचन की क्रिया अंतिम रूप से होगी। तो अब हम लोग इलियम में पाचन को देखते हैं कि इलियम में किस तरह से पाचन होता है। तो देखिए इलियम जो होता है उसको हिंदी में क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। ये जो सब बीच वाला दिख रहा है ये सब क्या है, क्षुद्रांत है। इसको इंग्लिश में इलियम बोलेंगे।
तो क्षुद्रांत में पाचन किस तरह से होता है इसको समझिए। तो देखिए, ये जो आंत है, छोटी आंत है, इसमें आंत्र ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि आंत्र ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती है, तो आप बताएंगे छोटी आंत में उपस्थित होती है। और इन आंत्र ग्रंथियों से क्या निकलता है, आंत्र रस निकलता है, जिसे कि सक्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है ये सब, आपको याद करने में परेशानी हो सकती है, 2-4 बार 5 बार बोलिएगा तब जाकर याद होगा। तो आंत ग्रंथि से क्या निकला, आंतरस। आंतरस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। और ये जो आंतरस है इसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं जिसका नाम है स्मेल, SMELL। देखिए इसमें पहले एस है, तो एस से यहाँ पर लिखा हुआ है सुक्रेज, फिर है एम, तो एम से हो गया माल्टेज, फिर है यहाँ ई, तो ई से हो गया इरेप्सिन, और 2 एल है, तो एक एल से हो गया लैक्टेज और दूसरे एल से हो गया लाइपेज। इस तरह से स्मेल से आप याद रख सकते हैं कि आंत्र ग्रंथि से जो भी एंजाइम निकलता है उसका नाम क्या क्या है। और ये बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है, आपसे पूछेगा सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, लैक्टेज और लाइपेज। अब इसका काम को देखिए कि यह किस तरह से भोजन को पाचन करता है। तो सबसे पहले सुक्रेज को देखिए, आपको याद रखना है कि जो सुक्रेज एंजाइम है इसको इन्वर्टेज भी बोलते हैं। सुक्रेज को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्वर्टेज। और ये जो इन्वर्टेज है यह क्या करता है, सुक्रोज का पाचन करता है। ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट अभी नहीं पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, सुक्रोज। ठीक है, तो इस सुक्रोज का पाचन कौन करता है, सुक्रेज। तो बड़ा आसान है, सुक्रोज का पाचन कौन करेगा, तो सुक्रेज करेगा। और यह जब सुक्रोज का पाचन कर देता है तो सुक्रोज क्या बन जाता है, यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सुक्रोज का पाचन कौन करता है, आप कहेंगे सुक्रेज या इन्वर्टेज। फिर पूछेगा आपसे कि सुक्रोज पचित होकर, मतलब पचने के बाद क्या बन जाता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाता है। फिर आगे देखिए, दूसरा एंजाइम है माल्टेज। माल्टेज का क्या काम है इसको समझिए। तो माल्टेज जो होता है यह माल्टोज का पाचन करता है, यह भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और माल्टोज जब पचता है तो पचने के बाद यह ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण करता है। तो आपको याद रखना है, माल्टोज का पाचन माल्टेज किया और बनाया क्या, तो 2 अणु ग्लूकोज। फिर आगे है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, शेष प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ बातों को समझिए, सबसे पहले प्रोटीन का पाचन आमाशय में हुआ और बन गया क्या, प्रोटीन, पेप्टोन बदल गया। फिर यहाँ पर गर्हनी में भी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि प्रोटीन का पाचन हुआ, पेप्टोन का पाचन हुआ, और पेप्टोन पचित होकर पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड बन गया। अब वो जो पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड है उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है शेष प्रोटीन। शेष प्रोटीन का मतलब क्या, पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड जिसका पाचन होना अभी बाकी है। तो इरेप्सिन इसका पाचन करता है और पाचन होने के बाद शेष प्रोटीन किसमें बदल जाता है, एमिनो एसिड में। याद कीजिए पहले वीडियो को जब मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन होता है तो वह एमिनो एसिड बन जाता है। तो देखिए प्रोटीन एमिनो एसिड बन गया, तो इरेप्सिन जो है शेष प्रोटीन को किसने बदल दिया, एमिनो एसिड में। अब फिर अगला एंजाइम को देखिए, अगला एंजाइम है लैक्टेज। और लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज का पाचन करता है। जो लैक्टोज है यह दूध में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो लैक्टोज का पाचन हुआ किसके द्वारा, लैक्टेज के द्वारा। और जब लैक्टोज का पाचन होता है तो यह क्या बन जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये सब एकदम याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ये लैक्टोज क्या है, तो यह भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, सुक्रोज का, माल्टोज का और लैक्टोज का। सुक्रोज का पाचन सुक्रेज किया, माल्टोज का पाचन माल्टेज किया और लैक्टोज का पाचन लैक्टेज किया। तो जब लैक्टोज का पाचन हो जाता है तो यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज का निर्माण करता है। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे है किसकी जानकारी, लाइपेज की जानकारी। लाइपेज किस तरह से काम करता है इसको समझिए। ये जो लाइपेज है यह भी एक एंजाइम है और यह क्या करता है, शेष पैसीकृत वसा। अभी मैंने
तुरंत आपको पढ़ाया है कि पहले पायसीकृत वसा, तो जो वसा का पाचन नहीं हो सका, तो जो शेष पायसीकृत वसा है उसका पाचन फिर कौन करता है, लाइपेज करता है। लाइपेज देखिए ग्रहणी में भी मैंने आपको बताया है कि अग्नाशय रस से जो एंजाइम निकलता है उसमें भी एक एंजाइम का नाम था लाइपेज। तो लाइपेज यहाँ भी पढ़ना है, अग्नाशयी रस में से भी निकलता है और आंत रस से भी निकलता है। तो जो आंत रस से निकलने वाला लाइपेज है यह शेष पायसीकृत वसा को क्या करता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इस तरह से यहाँ पर वसा का पाचन हो गया। अब इस तरह से सब कुछ का पाचन हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि छोटी आंत में किसका पाचन होता है, तो आप कहिएगा कि सबका पाचन होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो रहा है, प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है और वसा का भी पाचन हो रहा है। और यहाँ पर छोटी आंत में दो जगह पाचन हुआ, पहले ग्रहणी में हुआ, फिर कुछ समय के लिए ही भोजन जेजुनम में गया और फिर इलियम में पहुंचा और इलियम में इस तरह से 5 एंजाइम मिलकर अच्छी तरह से भोजन का पाचन कर दिए और अंतिम रूप से पाचन की क्रिया संपन्न हो गई। तो एग्जाम में पूछेगा आपसे कि पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, आप कहेंगे छोटी आंत में। अगर और डीपली करेगा तो आपसे पूछेगा कि छोटी आंत के किस भाग में, डुडेनम में, जेजुनम में या इलियम में। तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आप कहिए कि सर इलियम में होता है, हम फोटो देख देख कर पढ़े हैं। यही फायदा होता है फोटो देख के पढ़ने से, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाता है। बायोलॉजी पढ़ने के लिए फोटो डायग्राम देखना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से हमने देख लिया किस तरह से छोटी आंत में पाचन होता है। तो पाचन तंत्र की 2 अवस्थाएं कंप्लीट हो गई। पहला मैंने आपको बताया था अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण हम लोग कंप्लीट कर लिए, पाचन भी कंप्लीट कर लिए। अब इसका 3 अवस्था और है, इसमें अवशोषण है ना, अवशोषण उत्सर्जन ये सब बचा हुआ है। तो वो सब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।